सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता परिष्कार वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज मैं लेकर आया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे, इस चैप्टर के अंदर हम बात करें तो ये हमारे अर्थमेटिक से डिफरेंट है। हम मोस्टली अर्थमेटिक पढ़ते हैं, ज्यादातर एग्जाम में अर्थमेटिक काम आती है, पर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री हमारे एसएससी से रिलेटेड इस टाइप के जो एग्जाम, एसएससी ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, मैंने लिखा नहीं है सीडीएस यहाँ पे, लेकिन बात करूं एसएससी क्योंकि ये एग्जाम मोस्टली सब स्टूडेंट देते हैं। एसएससी के एग्जाम जिसमें 10+2 हो, सीपी हो या सीजीएल हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादातर पूछी जाती है। इसके अलावा हम स्टेट लेवल पे बात करें एलडीसी के एग्जाम की, तो जो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी होती है उसके अंदर भी ये चैप्टर पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री की। वैसे ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है क्योंकि आपको रटना कुछ ना पड़े। इस चैप्टर को अगर आपने देखा होगा तो आपने यहाँ बहुत सारी चीजें, फॉर्मूले आपने रटे होंगे, आपने याद किए होंगे। अब आपको कुछ भी याद करने की, कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, चीजें सीखेंगे और जिस तरह से आप चीजों को सीखने वाले हैं वो चीजें आपके लिए बहुत ईजी होने वाली, क्योंकि हमको एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन करना है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन निकाल पाए और बहुत ईजी तरीके से निकाल पाए। याद करने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। अब इस त्रिकोणमिति के अंदर हम बात करें, त्रिकोण यानी 3 कोण और 3 कोणों से बनी आकृति होती है त्रिभुज, और मिति यानी आकृति, यानी 3 कोणों की जो आकृति है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज। यानी ये जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है त्रिभुज पर, और जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज से जो भी कैलकुलेशन निकल के आती है वो इस चैप्टर में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। यहां पर B एक समकोण है, इसलिए त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। यहां पर एक कोण मैंने आधार कोण लिया जिसका नाम है थीटा। थीटा एक कोण है। जैसे हम लोग बचपन में हम त्रिभुज की रचना करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक आधार बनाते हैं। आधार बनाने के बाद आधार बनाने के बाद एक कोण का निर्माण करते हैं। यहां 90 डिग्री कोण बनाया और यहां पर दूसरा कोण बनाया। तो जब ये दोनों कोण, एक 90 डिग्री वाला कोण और एक ये वाला कोण, आपस में जब कटेंगे जिस बिंदु पर, तो वो जो बिंदु बनेगा वो तीसरा त्रिभुज का तीसरा बिंदु होगा। तो यहां पर एक कोण तो ये है ही, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये दूसरा जो कोण है वो हमारा क्या है, आधार कोण है। कौन सा कोण है, आधार कोण है। तो ये थीटा जिस भुजा पर स्थित होगा उस भुजा का एक नाम होगा। जैसे हम बात करें समकोण त्रिभुज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के अपने क्या होते हैं, नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले ये कोण जिस भुजा पर स्थित होगा, इस भुजा का नाम यहां पर होगा आधार, यानी कोण जिस भुजा पर स्थित है वो क्या है, आधार। उसके अलावा इस कोण के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली भुजा। इस भुजा की बात कर रहा हूं मैं। इस भुजा को लंब या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा निकल के आती हैं, ये है आधार, ये है लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। लेकिन कई बार जिससे हम बात करें, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहां पर आधार हमेशा यही होता है क्या? नहीं, आधार हमेशा ये नहीं होता है। आधार डिपेंड करता है इस एंगल पे। मैंने क्या कहा, जिस भुजा पर कोण स्थित होगा वही भुजा हमारी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो इस भुजा पर हमारा कोण स्थित है, इसलिए भुजा का नाम क्या हो गया, हमें यहाँ पर आधार हो गया। ठीक है, अब तो ये हमारे लिए आधार, ये हमारे लिए लंब, और ये हमारे लिए क्या है, कर्ण। ठीक है, लेकिन अगर ये कोण आधार, ये अगर कोण यहां पर, यहां की जगह यहां होता तो हमारा आधार ये नहीं होता, उस समय आधार हमारा क्या होता, ये होता। मैंने क्या बताया, जिस भुजा पर कोण स्थित होगा वही भुजा हमारी क्या कहलाएगी, यहां पर आधार कहलाएगी। जैसे इस डायग्राम की बात करें, ये त्रिभुज ABC है, यहां पर B समकोण है, लेकिन हम बात करें यहां पर, हम जिस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें थीटा की, तो थीटा किस भुजा पर स्थित है, थीटा भुजा इस वाली भुजा पर स्थित है, इसलिए ये भुजा हमारे लिए क्या कहलाएगी, यहां पर ये भुजा आधार होगी, और इस कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे लिए लंब। तो ये हमारे लिए आधार हो गई, ये हमारे लंब हो गई, और ये हमारे लिए क्या हो गई, कर्ण हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी बार आधार, ये लंब, और ये क्या हो गई, कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में एक छोटी सी चीज, यानी आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, इस प्रमेय के अनुसार हम बात करें तो यहां सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है हमारे लिए, उस कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार हमारे लिए जो बात निकल गई वो क्या निकल गई कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज हमारे पास निकल के आती है। लेकिन यहां हम बात करें, कभी कभार हमें लंब और आधार दे दिया जाता है तो कर्ण पूछ लिया जाता है, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पहले हमने भुजाओं के वर्ग किए और उनका फिर बाद में क्या कर दिया, योग कर दिया, प्लस कर दिया, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ये बोल दिया। लेकिन कभी कभार कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं पहले योग करता दोनों का, किसका, लंब और आधार, यानी शेष भुजाओं का अगर मैं पहले योग करता और फिर उसका वर्ग करता तो क्या सेम चीज निकल के आती, नहीं, सेम चीज नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का जो यूज है वो बाद में आएगा हमारे लिए, लेकिन अभी इसका पॉइंट आप ध्यान रखें कि पाइथागोरस प्रमेय यहां पर क्या कहती है, ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले, त्रिकोणमिति जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो इन तीनों भुजा जो हमारे पास है, लंब, आधार, कर्ण, इनके अनुपात के ऊपर डिपेंडेंट है, इनके अनुपात के ऊपर ही बेस्ड है। इन अनुपात के बेस पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पहला पार्ट जो हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, ऊंचाई और दूरी के ऊपर। उसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिना रटे, बिना याद किए, बिना किसी फॉर्मूले को रट कर। ठीक है, तो हम वो चीज सीखने वाले हैं जहां पर हम केवल इन डायग्रामों की सहायता से उन क्वेश्चनों को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं और उन त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे कैसे निकाला जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या होता है, यहां पर वैसे तो आपने इसका पढ़ा होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा उसको आप याद करते हैं लाल बटा कक्का के रूप में, LAL KKA ऐसे याद करते हैं, लाल बटा कक्का। तो यहां पर L अपॉन K, सबसे पहले L का मतलब है यहां पर लंब और K का मतलब है यहां पर कर्ण, तो वो हमारे लिए होता है साइन थीटा के लिए। उसी तरह से हम बात करें आधार बटा कर्ण, वो हमारे लिए होता है कॉस थीटा के लिए। और तीसरा जो होता है लंब बटा आधार, वो हमारे लिए होता है टेन थीटा के लिए। तो यहां से हम अनुपात को याद कर सकते हैं, एक तरीका तो ये। लेकिन इसके अलावा हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हम मान लेते हैं साइन, क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, लंब और कर्ण का जो रेशो, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो यहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमारे लंब और कर्ण का अनुपात हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर हम लोग क्या रख लेते हैं, कॉस थीटा रख लेते हैं। तो कॉस थीटा का अनुपात क्या निकलेगा, आधार और कर्ण का अनुपात। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है, अनुपात। ये साइन थीटा किसका मान होता है, साइन थीटा लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही आधार और कर्ण इनका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा। ठीक है, अब इस बिंदु पर हम बात करें तो इस बिंदु पर जो मान, ये याद करने के लिए है, रटने के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप उसको याद करना चाहते हो तो इस तरह से कर लीजिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी कि लंब बटा कर्ण हमारे लिए साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण हमारे लिए कॉस थीटा होता है। तो ये पॉइंट्स कई लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पर साइन, क्योंकि शुरू में जब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हमें दिमाग में चीजें याद नहीं हो पाती, तो उसको ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर साइन रख लीजिए, साइन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा हमारे लिए कर्ण। ठीक है, अगर हम यहाँ कॉस रखते हैं तो ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कर्ण। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम tan की वैल्यू रखने वाले हैं। इसका मतलब जो tan, ये समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, तो यहाँ अगर हमने tan रखा तो tan का जो रेशियो निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, लंब और आधार के लिए। तो tan बराबर लंब बटा आधार, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करें इनके अपोजिट, इनके उल्टे। तो अगर tan को उल्टा कर दिया जाए, tan को उल्टा कर देंगे तो tan का मतलब हो जाएगा 1/10, tan का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, और 1/10 करते क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार की जगह आधार बटा लंब। और जैसे ही मैंने 1/10 किया तो 1/10 हमारे लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉट थीटा। तो ऐसे ही, तो कहने का मतलब ये है कि अगर tan का जो उल्टा करेंगे, tan का जो उल्टा अनुपात निकलेगा वो हमारे लिए क्या निकलेगा, कॉट थीटा, क्योंकि tan का उल्टा क्या हो गया, कॉट। ऐसे ही हम cos की बात करें तो cos का उल्टा जब हो जाएगा, यानी आधार और कर्ण का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे लिए, sec थीटा। ऐसे ही हम जो बात करें साइन की, तो साइन का जब उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा cosec थीटा, यानी कर्ण अपॉन लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। लेकिन ये क्या है, ये सबसे बेसिक रेशो है जो आपको पता होना चाहिए।
अगर ये बेसिक रेशियो आपको पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत सारी चीजें जो हमारे 10th लेवल की होती है बहुत इजीली हम उसको कर सकते हैं। लेकिन हम 10 के बाद 12th लेवल पे जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। लेकिन हम अभी हम पहले बात करेंगे 10th लेवल तक, फिर उसके बाद हम चीजों को बढ़ाएंगे 10th लेवल पे लेके जाएं, 12th लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ये वैल्यूज, ये अनुपात आपको पता होना जरूरी है। अगर ये अनुपात आपके दिमाग में होंगे, ये अनुपात आपको पता होंगे तो ही आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से आपने क्या देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टे होते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टे होते हैं। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टे होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं, क्या करने वाला है उनसे, इनसे क्या हम कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नए फॉर्मूले बनाने वाले हैं, उसको देखिएगा तो कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो लाल बटा कक्का हम लोग याद करने के लिए हमारे पास है ही ऑप्शन। चलिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने, अभी मैंने जस्ट बताया साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। देखो उसको कैसे लर्न करने वाले हैं। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन बराबर 1/कॉसेक होता है। ऐसे ही कॉसेक बराबर 1/साइन भी होता है, रेसिप्रोकल। क्योंकि आपको पता है हमने जस्ट अभी पढ़ा साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब। ये कैसे हुआ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करनी है 1 के अपॉन में इसको रख दूंगा तो यहां भी 1 के अपॉन में रखना पड़ेगा। तो 1 के अपॉन में जैसे रखा तो कर्ण कहां चला गया, ऊपर, कर्ण बटा लंब, और ये 1/साइन किसके बराबर हो गया हमारे लिए, कॉसेक के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज निकल के आई क्या कि साइन बराबर 1/कॉसेक होता है और कॉसेक बराबर 1/साइन होता है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा। अब देखो यहां से एक एक स्टेप में हमारे लिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, एक एक फॉर्मूले हम क्रिएट करते जाएंगे, और वो फॉर्मूले हम लोग को हमारे क्वेश्चन में कैसे काम आएंगे वो हम देखेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो पहले यहां से एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक होता है या कॉसेक बराबर 1/साइन होता है। अगर मैं इस कॉसेक को ऊपर ले जाऊं, कहां ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी है, कॉसेक थीटा नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जाते क्या हो जाएगा, देखो यहां डिवाइड में है, वहां क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चलिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहां क्या रह गया हमारे लिए 1। तो हमारे लिए एक नई चीज निकल के आ गई, क्या निकल के गई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारे लिए क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्लियर है, तो ये कहां से निकल के आया, जो पिछला पॉइंट हम लोगों ने समझा, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पॉइंट हम लोगों ने समझा, वहां से चीज निकल के आई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तब इसका रिजल्ट बनाता है, लेकिन केवल एक केस पर। कौन सा केस, कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है दोनों केसेस में वो क्या होती है, यहां पर समान होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, समान यानी इक्वल होती है। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल होगी तभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत लो लेवल पे बात करने जा रहा हूं मैं अब। साइन 24 डिग्री इंटू कॉसेक 24 डिग्री। अब एक चीज दिमाग में आपके बैठ चुकी है कि साइन इंटू कॉसेक सेम एंगल पे, हाँ जी सेम एंगल पे। तो जब सेम एंगल पे बात करेंगे तो साइन इंटू कॉसेक का मान कितना होता है, जैसे अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, गुणा करने पर 1 होता है। तो यहां पर ये देखो, ये हो गया हमारे लिए साइन थीटा, ये हो गया हमारे लिए कॉसेक थीटा, और इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा हमारे पास, 1। फिर बोल रहा हूं कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों अगर साइन कॉसेक मल्टीप्लाई में हैं और दोनों के एंगल समान हैं तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां पर 1 निकल के आती है। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट, ये साइन और कॉसेक का रिलेशन था। ऐसे ही हम लोग कॉस और सेक के रिलेशन की बात करें तो बताओ, कॉस बराबर क्या सीखा हम लोगों ने, कॉस बराबर 1/सेक थीटा होता है। अब ऐसे भी या दिमाग में बैठा सकते हो कि कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, और सेक का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हुआ, तो सेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो यहां से देखो रटने की कोई नीड नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया और आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि कॉस का जस्ट उल्टा यानी रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, 1/सेक होता है। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, 1/सेक होता है। तो ऐसे क्या करें, ऐसे बताओ, अगर सेक का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा हो जाएगा 1/कॉस हो जाएगा। क्लियर है, अब ये डिवाइड में है, बटे में, अगर उसको ऊपर लेके जाऊंगा यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आएगा, कॉस इंटू सेक। तो कॉस इंटू सेक का मान कितना आ गया, फिर से 1 आ गया हमारे लिए, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर ये कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर वही कंडीशन कि यहां पर दोनों तरफ थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो इनको मल्टीप्लाई करने पर इसका मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब क्या है, कॉस 32 डिग्री 32 डिग्री
इंटू सेक 32 डिग्री। अब कॉस और सेक मल्टीप्लाई में है और एंगल भी सेम है, तो बताओ इसका मान कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, ये कॉस है ही, इसको हमने कॉस 32 लिख दिया, ओके, मल्टीप्लाई ये सेक थीटा है ना, सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो लो 1 अपॉन कॉस 32 डिग्री लिख दिया। अब कहने का मतलब या तो ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1 कर दो, लेकिन अगर दिमाग में है तो, नहीं है तो क्या करोगे? कॉस का कॉस रखा और सेक को क्या लिखा? 1 अपॉन कॉस लिख दिया, ये सेम एंगल पे हो गए, ठीक है। अब कॉस से कॉस कट गया, इसका रिजल्ट कितना निकल के आया? 1। तो डायरेक्टली भी अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जाना चाहेंगे तब भी आंसर कितना आएगा इसका? 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो कॉस 32 डिग्री इंटू सेक 32 डिग्री, किसका मान कितना हो गया यहाँ पर? 1 निकल के आया। तो हमने 2 पॉइंट सीख लिए यहाँ पर। हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट बताओ, पहला क्या सीखा? पहला सीखा कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब नई चीज, टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? तो यहां पर टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल यानी उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या आया? 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा का मान जब टेन के रूप में निकाला, ये अभी हम केवल किसका मान निकाल रहे हैं? अभी हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, साइन का कॉसेक से संबंध निकाल रहे हैं, सेक का कॉस से निकाल रहे हैं और टेन का कॉट से संबंध निकाल रहे हैं। तो यहां पर कॉट बराबर 1 अपॉन टेन थीटा निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां तक की कहानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब इनको अगर जब आगे ले जाना चाहेंगे तो आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? देखो जब हम कॉट थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा ऊपर चला गया, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जिसका जब मल्टीप्लाई किया गया तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन कंडीशन फिर वही वाली कि एंगल क्या होने चाहिए? यहां पर सेम होने चाहिए। तो एंगल अगर सेम होंगे तो ही हम ये चीज कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है निकल के वापस से, tan 67 डिग्री और cot 67 डिग्री को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? यहां पर 1 निकल के आएगा। तो ये बहुत इजीली हमारे लिए मतलब सिंपल है, हमारे लिए बहुत आसान है। तो यहां पर कुछ भी आपको रटने की नीड नहीं है, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एक छोटी सी चीज देखिएगा जो सीखने वाले हम लोग। तो यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या है जो बाद में हमारे काम आने वाली है? वो है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब एक काम करते हैं यार, ऊपर भी कर्ण से डिवाइड करते हैं और आधार में भी कर्ण से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ कर्ण से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो यहां पर लंब बटा कर्ण हमारे पास निकल के आया। लंब बटा कर्ण हमारे लिए होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और ऐसे ही आधार बटा कर्ण हमारे लिए क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां से हम एक रिलेशन भी जो लेके चलेंगे बाद के लिए, वो क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारे लिए एक नया पॉइंट निकल के आता है जो हमारे बहुत काम आएगा, बाद में कैलकुलेशन करने के काम आएगा। लेकिन अभी हम बात करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो हमारे काम आने वाली है या हमें वहां तक पहुंचाने वाली है, उनका हम सहारा ले रहे हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये जब हमारे बाद में जब ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हमारे काम आएगी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है। ऐसे ही कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ओके। तो ये 2 पॉइंट हमारे काम आने वाले हैं बाद में, लेकिन अभी काम नहीं आएंगे। तो अभी बेसिक चीज जो हमने लिखी है, इससे हम हाइट एंड डिस्टेंस पे जाने वाले उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम लोग कुछ फॉर्मूले से या कुछ डायग्राम को लंबा करके हम लोग याद करते थे, कैलकुलेशन को लंबा करते थे, वैसे करते, लेकिन इससे हम बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हमने पढ़ा, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये हमारे वैसे बाद में काम आएंगे, लेकिन अभी कुछ हमने जो पढ़ लिया उसके बेस पर देखें। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, पूछ रहा है इनका मान क्या है। अब यहां पर देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए लेकिन आगे पीछे लिखे हुए। अब देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहां पर 1 आएगा। ऐसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा? इसका 1 निकल के आएगा। अब यहां पर देखो क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान बताओ कितना हो गया? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना हो गया? 1। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। ये नोटिस करना है, अगर यहां मल्टीप्लाई कर लिया ना तो गलती देखो क्या होगी और रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो भी देखना। और आगे है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? 1। अब एक बात बताओ, ये 1 है,
ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन बीच में इनके क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो 1 + 1 + 1, तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, यहां से 3 निकल के आएगा। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक, तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो गलती क्या कर सकते थे हम लोग, गलती कर सकते थे अगर जल्दबाजी में इनको अगर मल्टीप्लाई पढ़ लिया तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 × 1 × 1, तो इसका आंसर कितना होता, 1 होता। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, उसमें हम लोग क्या गलती कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, गुणा करने के बाद होल स्क्वायर, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या चीज नोटिस करनी है वो देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना निकल के आएगा, 1। क्या निकल के आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना हो, 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। और यहां पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान कितना हो, 1 और 1 का स्क्वायर। तो अब एक चीज आपको पता होगी और आपको बतानी भी है मुझे, ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 आया, तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना आता है। तो 1 का स्क्वायर यानी, अब एक चीज दिमाग में रख लीजिए आप कि दुनिया में कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है, लेकिन एक ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, हमेशा क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो यहां पर 1 की कितनी भी पावर करो, यानी यहां पर तो केवल 2 पावर की गई है, तो 1 की कितनी पावर करो, हमेशा क्या रहने वाला है, वो 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। ऐसे ही अगला 1 का स्क्वायर फिर क्या आया, 1, उसके बाद अगला 1 का स्क्वायर फिर क्या आया, 1। तो टोटल कितना आ गया अपने पास, यहां से 3 निकल के आया। क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो इसका आंसर हो गया बेटा हमारे लिए 3। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जैसे मैं चेंज करना चाहूं, क्या चेंज करना चाहूं, मैं यहां भी स्क्वायर नहीं लगाऊं, यहां भी स्क्वायर नहीं लगाऊं, यहां भी स्क्वायर नहीं लगाऊं, और मैं क्या कर दूं, इन पूरे पर ब्रैकेट में लिखने के बाद पूरे पर स्क्वायर लगाऊं, तो अब क्या होगा आंसर, आपके आंसर 3 रहेगा या कुछ और होगा या फिर 1 रहेगा। अब देखो इसका मान अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिखूं तो ये हो गया हमारे लिए 1, ये हमारे लिए हो गया 1, स्क्वायर नहीं लगा रहा, मैं लगा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, और यहां भी हो गया 1। तो 1 + 1 + 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया इसका आंसर, 9। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया और उसका होल स्क्वायर किया तो पूछा इसका मान क्या होगा। तो बताओ इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इसका मान कितना निकल के आया बेटा हमारे पास 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया 1, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1। तो 1 + 1 + 1 3 बार कर दिया, ये प्लस है ना बीच में, तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, और स्क्वायर किया तो कितना निकल के आया यहाँ पर 9। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास 9। तो ये तो हमारे लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमको दिमाग में रखने चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हमेशा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है मल्टीप्लाई करने पर, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है। क्लियर है यहां तक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जहां से हम लोग हाइटेड डिस्टेंस में एंटर करेंगे। चलिए देखिएगा क्या है वो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी जो हम लोगों ने बचपन से हम टेबल्स पढ़ते आए हैं कि कुछ मान पर कुछ एंगल्स पर कुछ अनुपातों के मान क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जो हमारे हम 10th लेवल तक बात करें उसमें हमारे लिए अनुपात कहां से कहां तक होते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के अनुपात हमारे पास होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हमारे पास होते हैं। हम चाहे तो फिंगर टिप्स पे भी हम इनको उंगलियों पे भी याद कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद करने का मतलब यह है कि आप एक बार दिमाग में इमेज क्रिएट करिए। इमेज अगर आपके दिमाग में है तो इमेज क्रिएट करने के बाद आपके दिमाग में ये आंसर छप जाएंगे। कैसे, जरा देखिएगा। ये 5 चीजें हैं हमारे पास, कौन कौन सी 5 चीजें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं अभी केवल स्टार्ट करूंगा किसके लिए, साइन थीटा के लिए। हम इन 6 के लिए जो जिनकी हम बात करें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, पहले हम 90 तक की सीरीज को हम समझेंगे, उसके बाद हम 90 के ऊपर वाले एंगल पे बात करेंगे। पहले 90 तक की सीरीज को हम समझेंगे। तो अभी केवल इस टेबल को समझिएगा, आप इस टेबल को समझो। ये टेबल कैसे आई, वैसे तो आप क्या करते थे बचपन में 10th क्लास के अंदर जाके इसको एग्जाम में कॉपी के पीछे लिख लेते थे वहां पर, लेकिन अब कंपटीशन का जमाना है, यहां पर लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये लिखने बैठोगे कि इतना बड़ी टेबल, क्योंकि जिसकी जरूरत है केवल उसके बारे में बात करो ना। अगर मुझसे पूछे कि cos 30 का मान क्या है, तो देखिए cos 30 का मान √3/2 होता है, हमको पता होना चाहिए। ये कब कैसे पता होगा, फिंगर टिप्स पे पता होगा। अगर हमने ये चीजें पढ़ रखी है तो हमें समय भी कम लगेगा और हम एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोटिस करिएगा, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं साइन की। तो साइन वाली टेबल को कैसे इजीली फॉर्म किया जा सकता है, आपको जहां रटना नहीं पड़े, ठीक है, आप अंगुलियों पर इस चीज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं इसको देखिएगा। यहां पर 5 एंगल है हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपकी 5 उंगलियों पर ये मान रख लीजिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये 5 हमारे पास है। अब इनको नंबरिंग करिए, 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे कर लीजिए। 0,
1 2 3 और 4 वही फिंगर्स पे 0 1 2 3 4 यानी 0 डिग्री पे 0, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पर 1, 45 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 3 और 90 डिग्री पर 4। इस तरह से अब क्या करना है, इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू 4 है, अब सभी को अब 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए ये कर दिया, ये केवल साइन की बात कर रहा हूं, और इन सबका रूट कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि 0 में अगर 4 का भाग लगाया जाए, 0 में किसी भी संख्या का, 0 को छोड़ दो, 0 में 0 छोड़कर किसी भी संख्या का भाग लगाया जाए तो उसका मान 0 ही होता है और उसका रूट भी क्या होगा, 0। क्लियर। अब यहां पर 1 में 4 का भाग लगाया, पॉइंटों में जाएगा, मत जाइए, केवल 1/4 रहने दीजिए, रूट कर लो उसका। तो 1/4 का रूट किया तो कितना हो गया, 1/2। उसके बाद हम बात करें 2/4, कितना, 2/4 कट रहा है वैसे, 2/4 का मतलब होता है 1/2, और उसका रूट जब करेंगे तो 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट क्या होगा, √2 होगा हमारे लिए। ठीक है, वही फिंगर्स पे चल रहा है सारा का सारा, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। उसके बाद देखिएगा 60 के लिए 3/4, 60 के लिए क्या था, 0 30 45 60, 60 पे 0 1 2 3, 3/4, फिर रूट करते हैं तो 3 का रूट किया तो √3 और 4 का रूट किया तो कितना है अपने पास, 2, तो √3/2 हो गया। और 4/4 कितना हो गया, जैसे 0 30 45 60 और 90। अब नंबर 90 पे नंबर निकालो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 4/4 की बात करें, 4/4 कितना होता है, 1, और 1 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, रूट करना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे 1 का रूट, यहां पर जो 1 का रूट किया जाएगा तो वो 1 और प्लस का 1 और -1 भी हो सकता है, -1 भी पॉसिबल था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में। जब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम चीज सीखेंगे कि क्वार्टर के हिसाब से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे लिए, हमने क्वाड्रेंट बात के बाद चतुर्थांश के बाद रूप में उसको बांट लिया। तो जब पहले चतुर्थांश की बात करेंगे, पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो वहां पर सभी, यानी साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे सेक हो चाहे कॉसेक हो, कोई भी हो, वहां पर सारे के सारे अनुपात क्या होते हैं, वहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इसमें हमने क्या किया, प्लस का 1 ले लिया। तो पहली चीज हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। अगर ये लाइन हमको समझ में आ गई तो उसके बाद हम सारी लाइन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट होगा जो आपने बचपन से सीखा होगा कि सर यहां से इसको जस्ट उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग इसको उल्टा ही लिखते हैं। हाँ, सही भी है कि अगर हमें केवल लिखने के नंबर मिल रहे हैं तो इसको उल्टा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर आपको अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉस 30 का मान क्या है, तो अगर आपको पता है कि साइन 60 से इसका 30 का मान निकाला जा सकता है तो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में कि हम लोग इसको उल्टा क्यों लिखते हैं। इसको उल्टा क्यों लिखते हैं वो देखिएगा एक बार आप। मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने, ये ट्राइंगल बनाया, एक एक पॉइंट समझाऊंगा जिससे मैं इस पर आऊंगा कि ये टेबल में मैंने ये मान कैसे सब्स्टिट्यूट किया होगा। यहां तक तो समझ में आ गया कैसे सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन अब सेकंड वाले टेबल के लिए जब मान निकालने जाऊंगा तो इस मान को कैसे मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं वो नोटिस करेगा। वैसे आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप चाहें तो इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको समझते हैं कि ये कैसे लिखा गया है वो देखिएगा। तो जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ये हमारे लिए, इसको हमने थीटा एंगल मान लिया, ये जो भी कोण होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए लंब होगा, ये हमारे लिए आधार होगा अगर मैंने कोण ये लिया, और ये हमारे पास क्या होगा, कर्ण होगा। ओके, अब मैं नाम दे देता हूं, ये हमारे लिए ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, अब मैं यहां से इस कोण का मान मैंने दिया जैसे 30 डिग्री, क्या दे दिया, 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि साइन 30 डिग्री इस डायग्राम से, इस सबको भूल जाओ, मैं इससे पूछ रहा हूं, इस त्रिभुज से साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30, ये 30 डिग्री की बात चल रही है, साइन की बात चल रही है। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लंब कितना है, लंब है हमारे पास, ये हमारे पास ए था, ये बी था, ये सी था, तो लंब है हमारे पास AC और कर्ण है हमारे पास BC। ये हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री बराबर AC/BC। ऐसे ही अब इसको छोड़ दो, यहां छोड़ दिया। अब हम बात करें 30 को छोड़ दो, ये 30 डिग्री, तो बताओ ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री। कारण क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 90 अकेला ले गया, 30 ये ले गया, 120 तो हो गया, बचा कितना, 60 डिग्री। अब एक छोटा सा पॉइंट वो सुनना और वो बताना, अगर मैं 60 डिग्री के हिसाब से बात करूं तो ये जो लंब होगा वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, आपकी बार आधार। क्योंकि जब मैंने क्या कहा था, जिस भी एंगल के बिहाफ पे मैं बात करूंगा तो एंगल इस भुजा पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार। और जब ये आधार हो जाएगा, भाई ये कौन इस भुजा पर स्थित है, इसका नाम आधार, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। अब 60 की बात करूं तो, अब 60 की बात करने जा रहा हूं, उसके पहले देखिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री,
कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार अब की बार क्या हो गया कॉस के लिए? देखो 60 डिग्री के लिए आधार कौन सा हो गया हमारे पास? AC। 60 डिग्री के लिए आधार कौन सा हो गया? AC। और कर्ण हमारे पास क्या हो गया? BC। तो अब देखो AC अपॉन BC यहां से भी आ रहा है, AC अपॉन BC यहां से, फिर त्रिभुज एक ही है। तो आपने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान आपस में क्या हो गया? यहां पर बराबर हो गया। तो यहां पर देखिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के क्या हो गया? यहां पर बराबर हो गया है। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं इस 30 की जगह कुछ और रखता, जैसे मैं अगर यहां 60 रखता तो वहां क्या हो जाता? वहां 30 हो जाता। तो इसका मतलब ये होता कि यहां पर साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के मान के क्या होता? बराबर होता। तो देखो, तो साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के बराबर हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको 45 लेता, 45 लेता, तो ये भी कितना होता? 45। तो यहां पर साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर हो जाता। तो इस तरह से हम लोगों ने मान निकाला है। तो यहां से क्या पॉइंट निकल के आया? मेन पॉइंट जो निकल के आया वो निकल के आया कि हम लोग जब साइन से कॉस में जाएंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी, तो क्या कर लीजिए, अपने जो एंगल है यानी जो हमारे पास कोण है, उस कोण का क्या कर लीजिए? पूरक कोण ले लीजिए। तो क्या देखा हम लोगों ने कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। या फिर ऐसे बोल दो कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होगा हमारे लिए। क्लियर है? तो ये दो बातें हमको समझ में आ जाएगी तो हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने? तो ऐसे ही cos 0 का मान निकाला। तो cos 0 क्या होगा? cos 0 बराबर साइन 90 के बराबर होगा। तो साइन 90 का मान क्या था? 1, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही cos 30 का मान निकाला, तो cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। तो cos 30 का मान भी क्या होगा? √3/2। ऐसे हम बात करें cos 45 का मान निकाले, तो cos 45 का मान साइन 45 के बराबर होगा। तो उसका मान 1/√2 था, इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1/√2। ऐसे ही cos 60 का मान निकालूंगा, तो cos 60 का मान क्या होगा? साइन 30 के बराबर होगा। तो cos 60 का मान यानी cos 60 का मान साइन 30 के मान के यानी 1/2 के बराबर हुआ। ऐसे ही cos 90 का मान साइन 0 डिग्री के बराबर हुआ, जो कि हमारे लिए क्या था? 0। तो साइन और cos की टेबल को इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? साइन का उल्टा किसके बराबर होता है? cosec के बराबर। ये हमने पढ़ा था शुरू में। तो देखो, 0 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? अनंत। 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 1/√2 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? √2। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही cos का उल्टा किसके बराबर होता है? sec के बराबर होता है। तो बताओ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, और यहां पर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत। इसके बाद हम बात करेंगे tan का मान निकालना है। अभी मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको अलग से बताया था जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी। क्या tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ओके, तो यहां पर अगर मुझे tan 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का मान है, तो देखो ये 0 डिग्री के सारे एंगल है। ठीक है, ऐसे 30 डिग्री पर, ऐसे 45 डिग्री पर, ऐसे 60 डिग्री पर। तो इस टेबल का मान निकाला जा रहा है। तो यहां पर अगर tan 0 डिग्री का मान निकाला जाएगा, तो tan 0 डिग्री का मान अगर निकाला जाएगा तो इसका मान किसके बराबर होगा? साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 0 का मान कितना है? 0। cos 0 का मान कितना है? 1। भाई साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। और cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो tan का मान निकालना, तो 0/1 क्या होता है? 0 में जब किसी भी संख्या का भाग लगाया तो क्या होता है? 0 होता है। ऐसे जब इसमें इसका भाग लगाया जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 1/√3। ऐसे जब इसमें इसका भाग लगाया तो सेम नंबर हो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। इसमें इसका भाग लगाओ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3। और 1 में जब 0 का भाग लगाया तो क्या बचेगा हमारे लिए? अनंत। तो यहां से हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? tan का मान निकाल लिया। और tan का उल्टा किसके बराबर होता है? cot के बराबर होता है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो इस तरह से हम टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेबल मैं क्यों समझा रहा हूं मैं आपको फिर बता दूं, इससे आपको एक एक पॉइंट पर आपको एक एक चीज का मान निकालना आ जाए, आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत एग्जाम में ना पड़े। तो ठीक है, जिस तरह से आपको बताया गया उस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करें तो आपको चीजें दिमाग में सेट होने लग जाएंगी। और जब सेट, और देखो सेट करने का मतलब ये नहीं है, सेट करने का मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार आप यूज करोगे, उतना जल्दी आपके हाथों पर सेट होगा। क्योंकि कोई चीज जब हम बार बार यूज करते हैं, बार बार देखते हैं, तो बहुत इजीली वो चीज हमें क्या हो जाती है? समझ में आने लग जाती है। वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। वो चीज अगर सिंपल में बोलूं तो याद हो जाती है, ऐसे कहने का मतलब। लेकिन वो याद करना नहीं है कि आप इसको 2 मिनट के लिए याद कर रहे हैं फिर भूल गए। आपको प्रैक्टिस करके याद करनी है, मान लीजिए आप एक तरह से, क्योंकि ये चीजें केवल
समझकर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार यूज करनी है। जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना जल्दी आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। शुरू शुरू में आपके लिए बहुत टिपिकल होगा आपके लिए कि सर ये हमें याद नहीं हो पा रही है या हमको समझ में नहीं आ रही, नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं शुरू में नहीं आएगी, लेकिन अब जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार यूज करोगे, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान होने जाएगी। और अगर ये चीज आसान हो गई तो आगे वाली जो सारी चीजें ना वो बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक छोटा सा पॉइंट, उस छोटे से पॉइंट से मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के अंदर। यहीं से, इसी टेबल से मैं उसको स्टार्ट करूंगा। देखिएगा क्या है। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं आपके सामने। इस ट्राइंगल में मैं एंगल ले रहा हूं 30 डिग्री। मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा अभी। मैंने ट्राइंगल लिया, मैंने जो ट्राइंगल लिया वो राइट एंगल ट्राइंगल, वो समकोण त्रिभुज है। उस समकोण त्रिभुज में मैंने एंगल ले लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ले लिया। अब मुझे कोई भी, अगर आपको टेबल याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप इस ट्राइंगल से भी टेबल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे 30 डिग्री की बात करें तो 30 का आप सारे वैल्यू को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर 45 होता तो 45 वाले सारे वैल्यूज को आप सेट कर सकते हैं, 60 के लिए 60 वाले वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पता होना चाहिए कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनमें से किसी एक का भी आपको मान किसी भी एंगल पे, अगर 30 की बात करें तो 30 पे मान पता होना चाहिए, 45 के लिए 45 वाला मान पता होना चाहिए, 60 वाला 60 के लिए मान पता होना चाहिए। कैसे, अब देखिएगा यूज कैसे करने वाले। राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये 30 डिग्री ले लिया। चलिए बात करते हैं साइन 30 डिग्री। मान याद है, मान लो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। जबकि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर 1 हो गया हमारे लिए लंब और 2 हो गया हमारे लिए कर्ण। 30 डिग्री की बात कर रहा हूं, साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण। लंब को मान लिया मैंने कितना, इसको मैंने मान लिया लंब और इसको मैंने मान लिया कर्ण। लंब बटा कर्ण क्यों माना, अरे साइन थीटा है ना, साइन में क्या होता है, साइन का अनुपात किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, वही तो माना। तो यहां पर 1 हो गया हमारे लंब और 2 हमारे लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये हो गया लंब और ये हो गया हमारे लिए कर्ण। अब ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आधार। अब आधार कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय याद है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप आधार का मान निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 3, और 3 यह स्क्वायर में आएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूट का 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास 30 डिग्री के लिए एक ट्राइंगल निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है, 1 वहां पर लंब हो गया, 2 वहां पर कर्ण हो गया और रूट 3 वहां पर क्या हो गया, आधार हो गया है। क्लियर है। तो ये चीज जो डायग्राम हमारे पास बन गया, इस डायग्राम से सारी चीज आप चेक कर सकते हो। कैसे, देखो लंब 1, आधार रूट 3, कर्ण कितना 2। अब मैं आपसे पूछूं इसी से कॉस का मान निकालो, चलो कॉस 30 का मान निकालने चलते हैं। तो कॉस का मान किसके बराबर होता है, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। आधार कितना है, रूट 3, कर्ण कितना है 2, तो अंडर रूट 3/2। अरे यार कॉस का मान तो वही आ रहा है। अब ऐसे tan का निकाल लो, tan बराबर क्या होता है बताओ, tan का मान, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। बताओ यहां लंब कितना है 1, आधार कितना है रूट 3, तो 1/√3। अब जब ये तीनों मान सेट हो गए तो आगे वाले तीनों मान भी क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अब उल्टा देखो बेटा, अगर ये 30 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, 60। तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार सर इसको, इससे हम 60 का भी तो मान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ 60 का मान भी समझ सकते हैं। बस याद रखना ये 60 होगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा आपकी बार, आधार, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, लंब, और ये कर्ण का कर्ण रहेगा। तो इतने सी वैल्यू चेंज होगी। अगर 60 के लिए आधार की बात करूँ, 60 के लिए आधार 1 हो जाएगा और लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कितना है हमारे पास 2। तो यहां से अगर मैं 60 वाली वैल्यूज को चेक करना चाहूंगा तो वो सारी की सारी वैल्यूज सेट हो सकती है, तो इस वाले ट्रायंगल पे काम करेगी। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं ट्रायंगल को, चलिए देखिएगा। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए बात की थी तो हमने क्या बोला, हमने पढ़ा साइन 30 डिग्री की अगर आप वैल्यू आपको लर्न है तो बस एक वैल्यू आपको लर्न है तो सारे टेबल तीनों जो हमारे पास ट्राइंगल है वो आप बहुत इजीली टेबल के अनुसार भी कर सकते हैं और ट्राइंगल के अनुसार भी उन वैल्यूज को समझ सकते हैं। चलिए, तो साइन 30 यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, वहां से आधार निकाल लिया। अब ये 30 डिग्री है, इसी से 60 डिग्री निकालने जा रहा हूं। देखिएगा ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, और बेटा अगर ये 60 हो गया ना तो 60 के लिए आधार हो गया हमारे पास 1, और देखो 60 के लिए आधार कितना हो गया 1, लंब कितना हो गया √3, 60 के लिए लंब हो गया √3 और कर्ण का कर्ण। बस यहां पर ये 30 है तो यहां पर हमने क्या कर दिया 60, तो जो आधार था वो हमारे लिए क्या बन गया लंब, और जो लंब था वो क्या बन गया हमारे लिए आधार बन के आ गया।
क्लियर है। अब तीसरा देखो, ये तीन ही हमारे काम आते हैं। 0 और 90 डिग्री हमारे ऊंचाई दूरी में काम नहीं आते। ऊंचाई दूरी में जाने वाले हम लोग, और बताऊंगा कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तीसरा है 45। अब बताओ, ये 45 है तो बेटा ये भी क्या होगा हमारे लिए 45। कारण अरे ये समकोण है, तीनों में समकोण है ये, ठीक है, 90 डिग्री हमारे लिए। लेकिन अब हम बात करें ये 45, तो ये 45 क्यों है वो समझिएगा आप। तो बेटा अगर ये 45 तो वो 45 क्यों है, नोटिस करिएगा। ये 90 है, ये 45, अब इन दोनों को जोड़ा 135 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो इस तरह से हमारे पास ये 45 होते, कितना बचा, ये भी हमारे पास क्या बचा 45। अब जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, परस्पर समान होती है। उस त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इस त्रिभुज में ये दोनों कोण समान है तो इनके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अब जब ये दोनों समान है तो इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको भी क्या देना पड़ेगा 1। तो यहां पर लंब भी 1 और आधार भी 1। तो लंब और आधार से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। और हमको पता है ये कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1, ये हो गया 2। और ये स्क्वायर में था तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आया अपने पास 2। और यहां से अगर मैं कर्ण निकालूंगा तो कर्ण बराबर हो गया अंडर का 2, ठीक है। तो यहां से कर्ण बराबर कितना आ गया अंडर 2। तो ये तीन ट्राइंगल आपके सामने हैं। इन तीन ट्राइंगल को के बेसिस पर हम जो चैप्टर यूज करने वाले हैं ऊंचाई दूरी, उससे चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई हाइट है, या ये हाइट जैसे मीनार की हाइट है, कोई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग की हाइट है। मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट कितनी है यहाँ पर 1। अब ये 1 मीटर में भी हो सकती है, 1 किलोमीटर की, इस फॉर्म में किसी भी हो सकती है। यहाँ पे अगर इसकी ऊंचाई अगर 1 है और इस बिल्डिंग के तल से, ठीक है, बॉटम से अगर मैं बात करूं कुछ दूरी पर, यानी सी बिंदु पर कुछ दूरी कितनी है यहाँ पर √3 दूरी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, या यहां से कोई भी यहां तक कोई भी तार बांधा जाता है, तो उस तार की लंबाई कितनी आएगी, यहां पर 2 आएगी। क्यों, किस लिए, कारण यह है कि अगर यहां पर ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है, और कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये सारी वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेट होंगी। अब इन चार में से कोई भी 3 वैल्यू आपके पास होगी, चौथी आपको पता चल जाएगी। या तो वो देगा 1, 2 और 30 डिग्री देगा, या अगर 2 भी देगा तो भी काम चल जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में चीज क्लियर है कि 30 डिग्री के लिए ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये क्या होता है हमारे पास 2 होता है। तो इन चार में से कोई भी 3 दे तो चौथे निकाल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 4 में की जगह सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको 30 डिग्री ही दे दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो 30 डिग्री को देखकर आपके दिमाग में अगर ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर आपको बिल्डिंग की ऊंचाई दे देगा, तो उसको आपको किसके बराबर मानना है, 1 के बराबर मानना है। जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट अगर 100 मीटर है, तो 1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया बेटा 100 मीटर हो गया। और आपसे पूछे कि कितनी दूरी पर वह व्यक्ति खड़ा है जो मीनार के शीर्ष को 30 डिग्री के कोण से देख रहा है, तो कितनी दूरी पर खड़ा है, √3 दूरी पर। तो यानी 1 बराबर अगर 100 है तो √3 का मान निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, 100 गुणा √3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 √3। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब वो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 3 डायग्राम, इन तीनों डायग्राम की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत इजीली आप हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। बस अभी देख लीजिए, ये 30 डिग्री, जस्ट का उल्टा क्या होगा 60 डिग्री, और 45 के लिए 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ये 3 डायग्राम ढंग से समझ लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले हम 2 एंगलों की बात करेंगे, कौन कौन सा एंगल होता है देखिएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित त्रिभुजों की मदद से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण के मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के मान भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, तो हम स्टार्ट करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस। देखिएगा क्या है, तो हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले उन तीनों डायग्राम के बेसिस पर जो हमने पढ़े थे। पर उससे पहले हम बात करेंगे 2 एंगल के बारे में, जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर ये हाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट है, और या इस हाइट से या इस डिस्टेंस से कुछ दूरी पर, यानी कुछ जो दूरी है उस दूरी पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बिंदु है जो खड़ा है, जो नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है। जब भी नीचे से ऊपर की ओर, यानी यहां से खड़ा होकर जब इसके टॉप को देखा जाएगा, तो जब टॉप को देखा जाएगा तो यहां पर एक कोण बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां इस लेवल पर खड़े होकर मैं कुछ ऊपर की ओर दिख रहा हूं, तो मैंने अपने एंगल को क्या किया, ऊपर की ओर बढ़ाया। तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस कोण को, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन
अगर हम बात करें, मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं यहां से नीचे की तरफ देखने जा रहा हूं, तो नीचे की तरफ देखने जाऊंगा तो इसको मैं अपना क्या मानूंगा, क्षैतिज मानूंगा। ये हमारे लिए क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल। और यहां से जो ये हम जो एंगल बनाएंगे, तो ये जो बाहर वाला एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा, अवनमन कोण। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण इसको कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, ये वाला, ये जो हमारे लिए हमने बॉटम लिया, ये हमारे लिए है क्षैतिज। क्या है ये, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज माना तो यहां पर जब अवनमन कोण बनाया गया तो ये भी हमारे लिए क्या बन गया, क्षैतिज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ये जो है हमारे लिए, ये हमारे लिए ऊर्ध्वाधर, क्या है, ऊर्ध्वाधर, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो कहने का मतलब यह कि ये क्षैतिज यानी इसको आधार मानकर अगर मैं ऊपर की ओर देखकर कोई कोण बनाने जाऊंगा तो ये वाला जो कोण बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। और अगर मैं ऊपर आसमान को अगर बॉटम मानकर, यानी ऊपर वाली इस वाली सतह को अगर मैं बॉटम मानूंगा, ठीक है, यानी अगर मैं क्षैतिज मानूंगा, इसको मैं अपना क्षैतिज मानूंगा, आधार मानूंगा, तो यहां से जो कोण मैंने ये वाला कोण बनाया, बाहर वाला कोण बनाया, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होगी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन कोणों के नाम होते हैं, नाम के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कारण, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण। जब आपने इसको बॉटम माना, ये उसके लिए दूसरा, ये हमारे लिए बॉटम का तरह काम कर रहा है, ये भी क्षैतिज और वो भी क्षैतिज। तो जब क्षैतिज एक दूसरे के समांतर होंगे तो समांतर रेखा में जब तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये थीटा, वो भी क्या होगा, थीटा। तो दोनों कोण क्या होंगे यहाँ पे, समान। लेकिन इस कोण का नाम क्या होगा, उन्नयन कोण, और इस कोण का नाम क्या होगा, अवनमन कोण। ठीक है, लेकिन अब मैं एक दिमाग में बैठाने वाला हूं आपके, क्या आपको चाहे अवनमन कोण बोले यानी झुकता हुआ कोण बोले, या उन्नयन कोण यानी उगता हुआ कोण बोले, आपको डायग्राम हमेशा यही बनाना है। कारण आपको इस एंगल की बात करें तब भी बात तो यही कर रहा है ना, तो आपको हमेशा इस डायग्राम के बेसिस पर आप क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आपको, आगे बात करें। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से 300 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 30 डिग्री है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, डायग्राम बनाना। अगर आपने वो डायग्राम यानी वो त्रिभुज बना लिया जो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो पढ़ते हैं, एक मीनार, मीनार क्या होती है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमेशा ऐसे खड़ी होती है, मैंने तो कभी इसके अलावा टेढ़ी कभी देखी नहीं, तो हमेशा इस 90 डिग्री पर ही खड़ी रहती है। तो ये हमारे लिए मीनार हो गई। मीनार के शीर्ष, येलो शीर्ष बना दिया। अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कहीं से और कहीं और से उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यानी कहीं और जो चीज दूसरी बात कर रहा है वो नीचे होगी। आगे क्या कह रहा है, मीनार के तल से, मीनार के तल ये रहा, बॉटम ये रहा, इसके 300 मीटर की दूरी पर, ये 300 मीटर की दूरी पर, ओके, 300 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से 30 डिग्री है। क्या है ये, 30 डिग्री है, यानी ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, हमारे लिए 30 डिग्री है। ये 300 मीटर दे दिया। तो मीनार की ऊंचाई यानी आपसे ये पूछ रहा है, यानी अगर ये डायग्राम आपका बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर ये चीज क्लियर है तो आंसर आपका निकालना, आपके लिए आंसर निकालना बड़ा आसान है। चलिए देखते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो ऑप्शन हमारे पास है 1732 मीटर की ऊंचाई, 17.32 मीटर की ऊंचाई, 1.732 मीटर की ऊंचाई, या 173.2 मीटर की ऊंचाई। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया था जस्ट आपको के लिए। अभी क्या बनाया था, ये बनाया था बेटा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री ये वो बिंदु है जहां से मीनार के शीर्ष को देखा जा रहा है। अब 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। ये था 1, ये था √3 और ये क्या था 2। ये तो वैल्यूज थी। अरे जो इससे पहले हमने डायग्राम पढ़े उसमें वैल्यूज 30 डिग्री ये होती है। अब यहां पर किसका मान दे रखा है, ये लिखा हुआ है 300 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी इस √3 का मान कितना दे रखा है बेटा अपन को, √3 का मान अपन को दे रखा है 300 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपन ने कितनी मानी 1, तो आपसे पूछ रहा है 1 का मान। तो जैसे हम अर्थमेटिक में करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कि √3 का मान अगर 300 तो 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकालेंगे, 300 में √3 का भाग लगा दिया। और जब भी ऐसे कोई वैल्यू रूट के नीचे आती है उसको हम क्या करते हैं, परिमेयकरण। क्या करते हैं, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो √3 को ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, और नीचे √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो 3 का जब 300 भाग लगा तो कितनी बार गया, 100 बार। तो 100 और √3, और √3 का मान अपने को पता होता है 1.732
इस तरह से इसका मान होता है, तो रखेंगे तो 173.2 मीटर, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, डी सही होगा। तो इस तरह से आंसर निकालते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये कैलकुलेशन देखो इजी हो गई पहली चीज, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है, इस डायग्राम पे। ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, ये डायग्राम हमने बना लिया, ये मीनार बना लिया हम लोगों ने। ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। कारण क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री है। पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ मान दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लंब आधार कर्ण का हमने रेशो निकाल लिया। लंब आधार और कर्ण का रेशो 1:√3:2, इसको लिख के बता सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें यहां से यहां तक की दूरी तो 300 दे रखी है, यानी √3 का मान 300 दे रखा है। 1 का मान मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। मैंने इस तरह से कलर डिफरेंट करके बता दिया कि इसका मान दे रखा है और इसका मान आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो √3 किसके बराबर है, 300 के बराबर। 1 का मान निकाला, तो 1 का मान 300/√3 और परिमेय साथ में कर दिया और √3 को ऊपर नीचे गुणा भाग कर लिया। ये √3 × √3 कितना होता है, 3 को जब 300 से काटा तो 100 बार कट गया, तो यहां पर 1 बराबर 100 गुणा √3, ये कट जाएगा ना, कितनी बार, 100 बार। तो यहां पर 1 का मान होगा 100 √3 और यहां पर जब मीनार की ऊंचाई आपसे पूछेगा तो 100 गुणा √3 और √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, जो तो 100 गुणा 1.732 किया तो 173.2 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाले आगे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 70 मीटर है। टेलीफोन का एक खंबा है जिसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है, 70 मीटर। इस तरह से खंबा है, आगे क्या बोल रहा है, उसके ऊपरी हिस्से में बंधा हुआ, इसका ऊपरी हिस्सा है, बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोई कोण बनाता है। यानी ऊपर से कोई तार है जो भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए बना दिया हम लोगों ने 45 डिग्री का कोण। आगे क्या कह रहा है, तार की लंबाई, यानी आपसे इस वाले की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि तार हम लोगों ने यहां बांधा है। ये क्या है, ये है तार, ये तार की लंबाई नहीं है, ये है हमारे लिए जो हमारे पास खंबे का बॉटम है, उस बॉटम की उस बिंदु से दूरी जहां पर तार बंधा हुआ है। अगर आपसे पूछना है तार की लंबाई, कभी आप इसको तार की लंबाई बनाकर आंसर नहीं निकालेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तार तो ये बंधा हुआ है ना, तार तो यहां से तक यूज किया गया, ठीक है। अब इसको इजी कैसे करेंगे, 45 डिग्री का कोण हमारे पास है, 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये होती है 1, ये होती है 1 और ये क्या होती है हमारे पास √2। ये वैल्यू कहां है, ये हमने वो 3 ट्राइंगल सीखे, उन तीनों ट्राइंगल से हम इनकी वैल्यू देख सकते हैं। ये 45, तो ये 45 याद होगा, ये 45, तो ये भी क्या होगा 45, और 45 अगर बराबर होते हैं तो उनके सामने लिए भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो इसको माना 1, इसको माना 1, ठीक है। तो ये 1 और 1 दोनों हो चुके हैं और कर्ण का मान निकाला तो लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 और 2 का रूट क्या हो गया हमारे पास √2। तो इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे कैसे, 1 बराबर 70, 2 का मान निकाला तो 70 गुणा √2 और √2 का मान रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या है। तो देखें ऑप्शन हमें इस तरह से दे रखे हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। चलिए सबसे पहले एक खंबा है हमारे पास जिस पे तार बांधना है हम लोगों को, तो ऊपरी सिरा हम लोगों ने जमीन पे बांध दिया और एंगल बना दिया हमने कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अब खंबे के तल से जो दूरी है हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें केवल खंबे की ऊंचाई दे रखी है यहां पर, देखिएगा। तो बेटा खंबे की ऊंचाई दे रखी है 70 मीटर और आपसे उस तार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर लंब आधार और कर्ण का अनुपात क्या निकला, 1:1:√2 और यहां पर 1 का मान हमारे पास 70 मीटर है, तो √2 का मान हम निकालने वाले हैं। तो 70 गुणा √2, और हम चाहें क्योंकि हमारे पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मैंने कहा ना। अब ऑप्शन अगर 70 √2 है तो वहीं पे हम चाहें तो हम आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑप्शन पॉइंटों में है, अगर आप आगे सॉल्यूशन करवा रहा है तो क्या करेंगे, √2 का मान 1.414 होता है, जिसका मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं और 70 से को गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आएगा 98.98 मीटर, जो कि हमारी क्या होगी, तार की लंबाई, यानी इस वाली लंबाई की बात कर रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी जो होती है उसका ढलान की बात कर रहा है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये पहाड़ी का ढलान मान लीजिए, ये क्षैतिज मान लेते हैं और कोण कितना बना रहा है हमारे पास, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर पर पहुंचने में, यानी शिखर ये है तो एक मान लो पहाड़ी का ये ऊंचाई मान लो एक तरह से, तो यहां से शिखर पर पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। यानी इसकी देखो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आप यूं चढ़ोगे तो पहाड़ी हो सकता है इस तरह से यू भी हो पहाड़ी, लेकिन हमको जब चढ़ना है तो इस तरह से चढ़ेंगे। तो यहां पर कितना मीटर चलना पड़ रहा है अपन को, 500 मीटर। तो पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई, यानी आपसे ये हाइट आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। अब देखो 60 डिग्री हमारे पास है और 60 डिग्री की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये √3
ये 1 और ये हमारे पास क्या होता है 2 होता है। तो बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 2 किसके बराबर है? 2 बराबर है 500 के बराबर, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? अरे हमें किसका मान चाहिए? √3 का। मैं फिर बोल रहा हूँ हाइट पूछ रहा है ना आपसे, हाइट निकाल लो। तो 2 बराबर 500, तो 1 का मान 500/2, चलो कितना आएगा बताओ? 250। और हमें किसका मान चाहिए? √3 का चाहिए ना। तो 500 ये आएगा, 500/2 यानी 250 आया, और ये 1 का मान, तो √3 का मान निकालेंगे तो 250 गुणा √3, तो कितना आ गया हमारे पास? 250/3। यही क्या है हमारा? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। तो ऑप्शन है 50 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर और 250 √3 मीटर। और जो हमने निकाला था आंसर वो कितना था? 250 √3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? 250 √3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलो सॉल्यूशन दोबारा देख लीजिए एक बार। तो ये इस तरह से हमने पहाड़ी की डिजाइन बना ली। पहाड़ी की ऊंचाई हो गई हमारे लिए, ये पहाड़ी पर जो जितना हमको चलना पड़ रहा है वो मान लिया, और ये हमारे लिए इसका क्या हो गया? बॉटम यानी क्षैतिज हो गया। और यहाँ पर कौन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब प्रश्न के हिसाब से अगर ये पहाड़ी है की ऊंचाई का यानी ये शिखर है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना मीटर चलना पड़ रहा है? 500 मीटर। यानी यहां पर 2 का मान कितना होगा? 500 मीटर। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी √3 का मान आपसे पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो 2 का मान हो गया यहाँ पर 500, तो 2 बराबर 500 हमारे पास है, तो हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान क्या हो जाएगा? 250, और √3 का मान अगर हम निकालेंगे तो √3 का मान होगा 250 √3 मीटर। तो हमारे पास ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी निकल गई? 250 √3 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन कितने इजी होगा हमारे लिए, लेकिन वो किस पे बेस्ड है? सारे सारे डायग्राम पे। और डायग्राम कहां से आया? ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था उसी से डायग्राम निकल के आया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक वायुयान पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वायुयान जो है वो पृथ्वी से यानी धरती से वायुयान जो उड़ रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आपको कह रहा है। यदि उसी समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण, हवाई अड्डे से, अब उड़ रहा है इसका मतलब थोड़ा ना हवाई अड्डे पे उड़ रहा है, लेकिन खुद कह रहा है हवाई अड्डे से उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है आपको। ये लिखा हुआ 30 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करें। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास उसकी ऊंचाई हो गई कि वो धरती से यानी क्षैतिज से कितना ऊपर उड़ रहा है। ये दूसरा जो बिंदु हमारे पास दे रखा है हम लोगों को, ये हमारे लिए क्या है? हवाई अड्डा है हमारे लिए। ये हवाई अड्डा है। तो हमें क्या पूछ रहा है? इस हवाई अड्डे से इस वायुयान की सीधी दूरी, यानी आपसे इसका मान पूछ रहा है। अगर क्षैतिज दूरी पूछता था तो आपसे इसका मान पूछता, बॉटम का। किसका पूछता? इसका पूछता। ये क्षैतिज दूरी हो गई हमारे लिए। ओके, ये हमारे लिए क्या हो गई? सीधी दूरी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? डायग्राम वाली। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आप का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है 200 मीटर, 20,000 मीटर, 2000 मीटर और 1500 मीटर। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। डायग्राम 30 डिग्री की बात चल रही है। 1 √3 और 2 हमारे पास होता ही है। अब आपको क्या दे रखा है? आपसे पूछा है 2 का मान, और आपको दे क्या रखा है कि वायुयान धरती से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हमारे हिसाब से कितना है वो? 1। तो यहां पर 1 का मान कितना है? यहां पर 1 का मान हमारे पास है 1000 मीटर। ओके, हमें किसका मान चाहिए? 2 का। तो चलो 2 का मान निकालने जा रहे हैं। तो 1 का मान जब 1000 है तो 2 का मान हमारे पास क्या निकलेगा? 2000 मीटर। तो इसका मतलब सीधी दूरी कितनी आ गई यहाँ पर? 2000 मीटर। और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो आ रही है। लेकिन ये डायग्राम जो हमारे पास है, जो हमारे पास डायग्राम है, हमने जो पहले जो हमने बेसिक सीखा उस बेसिक से डायग्राम निकल के आया, और वो हमारे लिए क्या हो गया? इजी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर एक मीनार के, क्या बोल रहा है? एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, ठीक है, उसके आधार से 200 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से अगर हम बात करें तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मीनार के आधार से कितने मीटर दूरी पर? 200 मीटर दूरी पर। अब इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में चीज समझ में आ रही होगी, अरे 45 डिग्री है तो यार ये 200, तो ये भी क्या होगा? 200। कारण क्योंकि 45 डिग्री के कोण में, अगर 45 डिग्री का कोण है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का कोण होगा। अब एक चीज नोट करने वाली है, अरे जब दोनों 45 हैं तो आधार और लंब यहां पर क्या होंगे? समान होंगे। कौन सा त्रिभुज है? नाम बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये 45 तो ये भी 45, ये 200 तो ये भी क्या होगा? 200। तो इसका आंसर क्या? मीनार की ऊंचाई 200 मीटर होगी। तो बहुत इजीली आंसर इसका निकाल लिया। ऑप्शन हमारे पास है 100 मीटर, 200 √2 मीटर, 200 मीटर और 100 √2 मीटर। ये हमारे ऑप्शन है। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। ये मीनार हो गई हमारे पास।
अब ये मीनार से कुछ दूरी पर हो गई और यहां से ये जो शिखर का उन्नयन कोण है वो हो गया हमारे लिए, और कोण कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। तो 45 की वैल्यू क्या होती है, ये एक और ये क्या होती है √2। हमें किसका मान दे रखा है वो देखते हैं हम लोग। तो हमें मान दे रखा है किसका, इसका, ये 200 मीटर है, बोला ना, क्षैतिज से 200 मीटर, आधार से 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु है और वहां से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो ये एक बराबर 200 मीटर, तो ये भी क्या होगा 200 मीटर। तो आप जब करेंगे ना एग्जाम के अंदर, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यार इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनेंगे, रफ डायग्राम बनते हैं, यहीं से सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो मैं लिख के बता रहा हूँ इसको करने की नीड भी आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 बराबर 200, तो बताओ 1 बराबर भी क्या होगा 200। और अगर आपसे पूछता है इसकी लंबाई बताओ तो क्या होता, 1 का मान 200, तो √2 का मान 200 √2, यही क्या होता है इसका आंसर होता है। बस इतना सा करना पड़ रहा है। तो यहां पर कहीं भी आपको लर्न करने की नीड नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उड़ती पतंग की डोर की लंबाई 200 मीटर है। एक उड़ती पतंग, मान लीजिए पतंग यहां उड़ रही है, इसकी डोर ऐसे उड़ेगी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, डोर क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। डोर जो है वो क्षैतिज से, यानी क्षैतिज तो ये होगा, इससे कितने का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। आगे क्या कह रहा है, यह मानकर कि डोर सरल रेखा में है, ये डोर सीधी रेखा में, ऐसे कुछ मतलब ये बैलेंस में, इनबैलेंस नहीं है, ये बैलेंस में है, ठीक है, तो सीधी रेखा में है, तो उसका सिरा भूमि पर है। उसका जो सिरा है वो कहां पर है, भूमि पर है। ये मान भी लिए, दो चीज हम लोगों ने मान ली, सीधी रेखा में और ये क्या है भूमि पर है। तो पूछ रहा है पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करनी है, नहीं आपको ये ज्ञात करना है। एंगल कौन सा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री लिए क्या बोलते हैं हम लोग, ये 1, ये √3 और ये क्या होता है हमारे पास 2। तो 2 का मान कितना है बेटा 200, तो 1 का मान निकालना है, वो निकाल सकते हो। बताओ आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे पास है 100 मीटर, 50 मीटर, 100 √3 मीटर और 50 √3 मीटर। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 100 मीटर। कारण क्योंकि वहां 2 किसके बराबर होगा, 2 बराबर होगा 200 मीटर के। देखो ना ये पतंग है, यहाँ पर ये 2 अपने को दे रखा है, डोर की लंबाई अपन ने कितनी, अपन ने मानी 2 और क्वेश्चन में कितनी रखी 200। तो यहाँ पर 2 बराबर 200 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है पतंग की जमीन से हाइट, तो 2 बराबर 200। तो यहाँ पर अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान क्या आएगा बेटा 100 मीटर। तो बताओ भूमि से ऊंचाई कितनी होगी पतंग की 100 मीटर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल आज पढ़े और आपको ये एग्जाम्पल समझ में भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका आंसर जो हमने निकाला वो किसके बेस पर था, डायग्राम के बेस पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन अभी पढ़े, लास्ट के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े, ये सारे के सारे उस डायग्राम पर बेस्ड थे। और उससे पहले का जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। तो वो केवल सारा का सारा किस पे चल रहा है, एक समकोण त्रिभुज पे चल रहा है। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने 3 डायग्राम पढ़े हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये आपको अच्छी तरह समझ में तब आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं उम्मीद भी ये करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अगर आप सॉल्व करेंगे जितने ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन सब किस पर बेस्ड है, इन तीनों एंगल पर ही बेस्ड होंगे। हाँ, कभी कभार आपको एंगल नहीं दे रखा होगा, तब कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।